वंदे मातरम उर्दू में किसने प्रकाशित किया? लाला लाजपत राय ने। पीपुल पत्रिका किसका है? इस बार का मेरा श्राप है, 2025 में जो एग्जाम आएगा किसी ना किसी एग्जाम में ये रहेगा। जाओ, पीपुल पत्रिका। तो तुम्हारे लिए अब वरदान हुआ कि श्राप हुआ वो तुम लोग समझना। ठीक है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक? ठीक है। एक भारतीय नेता का नाम बताओ जो काफी सारे विदेशी भाषाओं में निपुण थे। अरविंदो घोष। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड क्या था ये? एक आर्टिकल था, हिंदू प्रकाश में प्रकाशित हुआ। किस वर्ष? 1893। ठीक है। चलो, महात्मा गांधी का कहानी हो गया है खत्म। अब हम लोग जवाहर बाबू पे आएंगे ना। ऑपरेशन रूबिकॉन किस नेता से संबंधित है? महात्मा गांधी से संबंधित ऑपरेशन है। क्या हो रहा है? मुसोलिनी से गांधी जी की मुलाकात कब हुई? रोम में। एडोल्फ हिटलर से पत्राचार कब हुआ? 39। मुद्दा? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है। चलो, गांधी जी का इच्छा था कि भारत में काफी सारे बड़े उद्योग लगे, कुटीर उद्योग। ठीक है। हाँ, वाह, इसी को कहते हैं गांधीयन इनोवेशन सिद्धांत। कम खर्च में ज्यादा उत्पादन और ज्यादा लोगों को रोजगार। अब आओ जवाहर बाबू पर। नाम तो सब जानते ही। कौन है ये? मतलब जवाहरलाल नेहरू को ये नहीं जान रहा है, मोतीलाल नेहरू के औलाद थे। डायबिटीज हो गया था। ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में 3-4 बात है जो सब कोई जानता है। ये भारत के प्रथम पीएम हुए। ठीक है। उसके बाद इनका जो लगाव था वो बच्चों से काफी अधिक था, जिस कारण से इनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? चिल्ड्रंस डे यानी बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। इनका जन्म दिवस, ईयर भले किसी को याद रहे ना रहे, लेकिन डेट सबको याद रहता है क्योंकि स्कूल में चॉकलेट मिलता था। ठीक है। 14 नवंबर 1889। ठीक है, 1889, 1889 को 14 नवंबर का दिन था जिस दिन इनका जन्म हुआ। और जब ये नेता बनेंगे तो ये बच्चों से काफी इनका लगाव था। ठीक है, जिस कारण से इनको चाचा नेहरू करके बुलाया जाता था। ठीक है। और इस कारण से इन्हीं के जन्म दिवस पर बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे भी मनाया जाता है। तो इतना तो सब जानते हो। और देश आजाद जब हुआ उससे पहले ही, यानी जब इंटरिम, क्या बोलते हैं उसको, अंतरिम सरकार का गठन हुआ, इंटरिम गवर्नमेंट जब बना, उस वक्त भी पीएम कौन चुने गए? जवाहरलाल नेहरू। और देश की आजादी के बाद भी प्रथम पीएम कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। और सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाले भी अभी कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। ये 1946 अगर देखोगे तो ठीक है, नहीं तो 1947 से देखोगे आजाद हुआ। उसके बाद जब संविधान लागू हो गया उसके बाद भी देखोगे तो 1964 तक ये पीएम बने रहे। कब तक? 1964 तक। तो के सबसे लंबे समय तक पीएम ये बने रहे। अब जैसे कि इनके नाम के आगे लग गया पंडित। ठीक है, क्या लग गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका मतलब ये हुआ कि लोग पंडित परिवार से बिलोंग करते हैं। ठीक है। इनके पिताजी का नाम है मोतीलाल नेहरू। क्या नाम है? मोतीलाल नेहरू। ये लोग काश्मीरी पंडित थे। यहाँ से सवाल एग्जाम में आता है, याद रखोगे। ठीक है। अगर पूछा जाए कि मोतीलाल नेहरू या नेहरू परिवार जो है वो एक्चुअल में कहाँ से बिलोंग करते थे, तो अगर उनका घर पूछ लेगा जब ये सब हो रहा था, ये सारी गतिविधि हो रहे थे, या यूं कहें जवाहरलाल नेहरू सब जहाँ पैदा हुए और रहे, ये सब जो एरिया है इनका मेन एरिया वो है यूपी का। कौन सा? आज भी तुम देखोगे तो नेहरू परिवार का संबंध कहाँ से कोई पूछ ले तो याद राज्य बोलोगे यूपी। ठीक है, क्योंकि इनका पूरा जीवन कहाँ भी था? यूपी में। लेकिन एक्चुअल में ये लोग कहाँ से थे? ये लोग थे काश्मीरी पंडित थे, कश्मीर के तरफ से थे। ठीक है, काश्मीरी पंडित थे। और काश्मीरी पंडित लोग जो होता था काफी इंटेलेक्चुअल होता था, काफी बुद्धिमान होता था। लेकिन वहां पर रिसोर्सेज काफी कम है। कश्मीर में क्या करेगा? बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बाहर निकलना पड़ेगा ना।
वही चीज वहां पे हुआ। कश्मीरी पंडित लोग जो थे काफी इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे, इसलिए पूरे भारत में लगभग तुमको अलग अलग जगहों पे पौराणिक समय से मिलेंगे जो कश्मीर के, जैसे बिल्हन का नाम सुनते हो ना, कहाँ से बिलोंग करते थे वो, कश्मीर से ही थे, ठीक है। तो काफी ऐसे लोग इतिहास में भी मिलेंगे और आगे चल के मिलेंगे कि लोग अलग अलग जगह पलायन किए हुए हैं। उसी में जो मोतीलाल नेहरू का परिवार है, ये लोग भी शिफ्ट कहाँ कर गए थे, यूपी में शिफ्ट कर गए थे, और यहीं से इनका पूरा जीवन चलेगा। और यूपी में मोतीलाल नेहरू अपना घर बनाते हैं इलाहाबाद में। कहाँ बनाते हैं? इलाहाबाद। वर्तमान समय में प्रयागराज है, ठीक है, तो प्रयागराज में अपना घर बनाते हैं और उस घर का नाम है आनंद भवन। क्या नाम है? आनंद भवन। आज की डेट में भी ये मौजूद है और अब ये म्यूजियम बन गया है, ठीक है। गांधी जी जब यूपी में कुछ समय बिताएंगे या जब भी समय बिताएंगे तो वो भी इन्हीं के घर में बिताते थे। इनका अगर घर कभी जाओगे देखने का मौका मिलेगा तो जैसे एंट्री करोगे उसी जगह एक रूम है जहाँ पे गांधी जी निवास करते थे। आज भी तुमको देखने को मिल जाएगा गांधी जी का सारा सामान, इन लोगों का सारा सामान रखा हुआ है। वहां पे जाओगे तो म्यूजियम है तो ऑब्वियस है पूरा सामान रखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो घर का नाम क्या था? आनंद भवन, ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू देखोगे तो बचपन से अमीर तो है ही, क्योंकि मोतीलाल नेहरू सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं थे बल्कि अपने समय के जाने माने वकील थे, ठीक है, बहुत बड़े वकील थे। और उस समय में बड़े वकीलों की संख्या जो थी वो काफी कम थी, तो इसलिए समाज में प्रतिष्ठित लोगों में से गिने जाते थे, वर्चस्व था इनका समाज में। तो ऑब्वियस इनका बेटा भी वर्चस्वशाली होगा, ठीक है। तो 89 में ये पैदा हुए। कब पैदा हुए? 89 में। और 1905 में ये भारत छोड़ देते हैं, ठीक है। इनको पढ़ाई के लिए भारत से बाहर भेजा जाता है। तुम जानते हो उस समय का माहौल क्या था। यही तो होता है कि तुम जिस नेता के पीछे भाग रहे हो उसका परिवार भी उसी तरह से जी रहा हो, ये दुर्भाग्य है तुम्हारा सोचना। आज तुमको जो नेता ये बोल रहा है कि जय श्री राम दिन रात करो, उसका एक भी बाल बच्चा दिखा दो जो दिन रात जय श्री राम कर रहा है कोई? किसी का बेटा ब्रिटेन में है, किसी का बेटा अमेरिका में है, किसी का कहीं है, किसी का कहीं है, क्या जो भी है, ठीक है। जो आदमी तुमको नहीं, ये चीज तुमको समझना है, मतलब भारत के नागरिकों को समझना है कि तुम्हारे पिताजी क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। जो इंसान इस धर्म और कांड के पीछे लगा हुआ है, जो तुमको लगा रहा है, उसका एक भी परिवार का सदस्य नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये व्यर्थ का चीज है। अगर किसी को भगवान को पूजना है तो वो घर में बैठ के पूछ सकता है, उसके लिए रैली निकालने की आवश्यकता नहीं है और लाठी लेके चलने के मार्केट में जरूरत नहीं है। उसका बेटा नहीं चलेगा, तुम चलोगे उसके पीछे पीछे, उसका बेटा ऐश कर रहा है कहीं और। ठीक वही चीज जो मोतीलाल नेहरू के साथ भी था। तो जब देश में एक अलग ही क्रांति का शुरुआत हो चुका था 1905 में, स्वदेशी आंदोलन क्या हुआ था 1905 में, जो कि बोलोगे कि आधुनिक क्रांति का एक नया चरण है। स्वदेशी आंदोलन आधुनिक क्रांति का, इससे पहले जो हुआ है और इसके बाद जो हुआ है, यहाँ पर हम लोग दो वर्गों में बांट सकते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधि का दो चरण बोलोगे तो पहली बार वैसा कोई चरण, वैसा कोई आंदोलन जिसमें काफी सारे लोग शामिल होंगे, कौन सा है वो है स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। तो काफी बढ़ चढ़ कर लोग इसमें हिस्सा लेंगे। तो ये समय जो है, ये देश अलग अलग ढंग पे चल गया है। यहीं पर मोतीलाल नेहरू अपने बेटा को भेज देंगे ब्रिटेन। कहां भेज देंगे? ब्रिटेन। और लगभग अगले 60 साल तक ये ब्रिटेन में ही रहते हैं, यानी 5 से लेकर ये लगभग 12 तक कहां रहेंगे? ब्रिटेन में रहेंगे। वहीं पर इनका पूरा स्कूली शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, बैरिस्टर की पढ़ाई, सब चीज वहीं पर हो जाएगी और वापस ये आएंगे। अब भारत में कांग्रेस का अब ये नेता बनने वाले हैं, ठीक है, पढ़ लिख कर वापस आ गए। देखो यही तो अंतर होता है, ये लोग बड़े लोग हैं तो छोटे स्तर से आगे नहीं बढ़ेंगे, डायरेक्ट कहां एंट्री मारेंगे? प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, मतलब जो हाईएस्ट प्लेटफॉर्म होगा वहां पर। तो 12 में जब ये आते हैं तो ऐसा नहीं कि नॉर्मल संघर्ष में हिस्सा लेंगे, डायरेक्ट कांग्रेस के बैठक में हिस्सा लेते हैं। तो अगर पहली बार पूछा जाए इन्होंने कांग्रेस के बैठक में हिस्सा कब लिया? 1912 बांकीपुर, ठीक है, बिहार में बैठक होने वाला पहला बैठक है 1912 बांकीपुर। किसने अध्यक्षता की थी? क्या नाम था? आर.एन. मजूमदार, ठीक है। 1912 का बैठक जो बांकीपुर में हुआ है, बिहार में होने वाला ये प्रथम बैठक था और यहीं पर जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार कांग्रेस के बैठक में हिस्सा लिया। अभी ऐसा नहीं कि कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे, इसके बाद ये निरंतर बैठक जितना होगा सब में हिस्सा लेंगे, क्योंकि बाबूजी के अंडर में रह के काम कर रहे हैं। अभी उनका कहना था पहले देखो सब चीज, तुमको वैसे छोटे मोटे में नहीं जाना है तो बड़ा प्लेटफॉर्म जब आएगा तब जाना, ठीक है। दोबारा में ये हिस्सा लेंगे और लगातार हिस्सा लेते रहेंगे। उसी में 16 में ये लखनऊ बैठक में हिस्सा लिए और पहली बार ये किसे मिले? गांधी जी से। तो अगर पूछा जाए जवाहरलाल नेहरू की मुलाकात पहली बार गांधी जी से कब हुई? 1916 में, ठीक है। तो 16 में लखनऊ के बैठक में गांधी जी से मिलेंगे। उसके बाद एक प्लेटफॉर्म का इंतजार होगा कि बड़ा कुछ हो हम करें कुछ,
ठीक है। और इनको बड़ा मौका मिल जाएगा 1919 में। 1919 में जब रोलेट एक्ट आएगा उसके बाद विरोध जो है वो काफी अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। तब ये सक्रिय रूप से कांग्रेस में हिस्सा लेंगे, मतलब कांग्रेस के मेंबर बन जाएंगे और फिर आगे का आंदोलन कंटिन्यू करेंगे। तो अगर पूछा जाए कि कांग्रेस को फाइनली इन्होंने सक्रिय रूप से कब ज्वाइन कर लिया, 1919 में। कांग्रेस में पहली बार कांग्रेस के किस बैठक में इन्होंने हिस्सा लिया था, 1912 के बांकीपुर बैठक में। गांधी से मुलाकात किस बैठक में हुई, 16 का लखनऊ बैठक, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि इनको पहली बार जेल किस वर्ष हुई थी, 1921 में। और सहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी में ये यूपी वाले क्षेत्र में, लखनऊ वाले क्षेत्र में किसानों को नेतृत्व कर रहे थे और उसी के दौरान इनको पहली बार जेल हुई थी, ठीक है। और इनके लाइफ टाइम में पूरा लाइफ में अगर बोलोगे तो कितनी बार ये जेल गए, तो लगभग ये 9 बार जेल गए, ठीक है। तो अब नेता बनने के लिए तो जेल जाना जरूरी है, तो जब जेल चले गए तो बड़े नेता बन गए, ठीक है। ये है मोटा मोटी इनके जीवन का कहानी, ठीक है। कुछ किताबें इन्होंने लिखी है, उसके बाद जब देश आजाद हो गया तो भी इन्होंने बहुत कुछ किया है। तो एक एक करके हम लोग सब चीज देखेंगे। मोटा मोटी इनके बारे में पता चल गया सब चीज, बोलो। चलो मोटा मोटी पता चल गया तो हम लोग आगे देखते हैं। आओ वापस। जन्म, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ, 14 नवंबर, ठीक है, 14 नवंबर 1889 को। कहाँ हुआ इनका जन्म, अगर ये पूछा जाए तो इलाहाबाद में। कहाँ हुआ, इलाहाबाद। और वर्तमान में इलाहाबाद को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रयागराज, ठीक है। तो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 14 नवंबर 1889, इलाहाबाद, प्रयागराज, ठीक है। अगर इनका मृत्यु पूछा जाए, मृत्यु हुआ है 64 में। कब हुआ इनका मृत्यु, 64 में, ठीक है। तो मृत्यु कब हुआ, 64 में, ठीक है। मृत्यु कब हुआ, 64, 1964। तारीख कौन सा है इनका मृत्यु का, 27 मई। तो इनको मृत्यु से बहुत ज्यादा सवाल तो नहीं पूछा गया है, लेकिन हाँ जन्म से काफी पूछा गया है। तो हो सकता है भविष्य में पूछ ले तुमसे डेट, 27 मई, 27 मई। इनकी मृत्यु कब हुई, 27 मई 1964। कहाँ हुई है इनकी मृत्यु, दिल्ली में। और इनका समाधि भी कहाँ है, दिल्ली में। क्या नाम है समाधि का, शांतिवन, ठीक है। तो शांतिवन, ठीक है, शांतिवन कहाँ है ये, दिल्ली में, ठीक है। तो याद रखोगे इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई, वही इनका समाधि बनाया गया जिसका नाम है शांतिवन। गांधी जी के समाधि का नाम क्या था, राजघाट, और इनके समाधि का नाम शांतिवन, ठीक है। तो जन्म और मृत्यु क्लियर हो गया। जन्म हुआ इनका 14 नवंबर 1889 और मृत्यु हुआ 27 मई 1964, ठीक है। पिता का नाम क्या था, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू। पिता का नाम मोतीलाल नेहरू, ठीक है। अगर पूछा जाए इनके पिताजी क्या थे, तो क्या थे, बैरिस्टर थे, ये भी वकील थे, ठीक है। पिताजी कहाँ के रहने वाले थे, अगर पूछा जाए ये लोग कहाँ से बिलोंग करते थे, तो कश्मीरी पंडित थे, ठीक है, कश्मीर से, ठीक है, ठीक है, कश्मीरी पंडित थे ये लोग, क्या थे, कश्मीरी पंडित थे। और वहां से ये लोग शिफ्ट कर गए थे और अभी इलाहाबाद में ये लोग वर्तमान में हैं। इन्होंने इलाहाबाद में जो घर बनाया उसका नाम क्या था, आनंद भवन, ठीक है, आनंद भवन, आनंद भवन। अभी है ये खत्म हो गया, अभी भी ये है, कहाँ है, इलाहाबाद में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। इनके माता का नाम, ठीक है। अब जैसे गांधी जी का पढ़ा था सब चीज, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इनके माता वगैरह का नाम कम आता है, ठीक है, लेकिन हाँ फिर भी हम लोग पढ़ेंगे सारा चीज। माता का नाम क्या है, स्वरूप रानी तुस्सू। क्या नाम है, स्वरूप रानी तुस्सू, ठीक है, स्वरूप रानी तुस्सू। क्या नाम है, स्वरूप रानी तुस्सू, स्वरूप रानी तुस्सू। क्या नाम है इनके माता का, स्वरूप रानी तुस्सू, ठीक है। ये भी उसी क्षेत्र से है, ये भी कश्मीरी पंडित की है, क्योंकि अब ऑब्वियस है उधर के होंगे तो विवाह भी उधर ही हुआ होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये लाहौर की तरफ से थी, कश्मीरी पंडित ये भी थी, ठीक है, स्वरूप रानी तुस्सू। पत्नी का नाम क्या है, कमला। क्या नाम है, कमला कौल या कमला नेहरू, ठीक है। पहले ये कमला कौल थी, ठीक है, उसके बाद कमला नेहरू हुई। तो पत्नी का नाम क्या है, कमला नेहरू। इनकी बेटी एक हुई जिसका नाम है इंदिरा गांधी। क्या नाम है, इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी। इसलिए अभी अगर पूछा जाए गांधी जो परिवार है ये एक्चुअल में बेटा का परिवार है कि बेटी का परिवार है, ये बेटी का परिवार है। मतलब जवाहरलाल नेहरू से ये लोग जो संबंधित है ननिहाल तरफ से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का कोई बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई एक ही बेटी थी जिसका नाम था इंदिरा गांधी। और आगे चल के तुम देखोगे कि इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनेगी, ठीक है। तो
भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ही बेटी थी। बहन इनकी दो थी। कितनी बहन थी? दो थी। क्या क्या नाम था? विजया और कृष्णा। ठीक है, विजया और कृष्णा। ठीक है, इनकी दो बहनें हैं, एक का नाम है विजया, दूसरे का नाम है कृष्णा। तो कृष्णा के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हो, क्योंकि इनका जीवन जो बीता वो नॉर्मल, मतलब ऐसा नहीं कि ये कुछ नहीं करती थी, ये लेखिका बन गई आगे चल के। और इनका जो देखोगे तो नेता नगरी में इनका कम उल्लेख है, लेकिन ये जो विजया लक्ष्मी है, ठीक है, विजया लक्ष्मी, इनका नेता नगरी में उल्लेख मिलेगा तुमको। ठीक है, यूएन में अगर पूछा जाए कि पहली क्या बोलते हो, यूएन की प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी या महासचिव बनेगी, क्या बनेगी? अध्यक्ष ही ना जी। ठीक है, अध्यक्ष जो बनेगी वो कौन बनेगी? विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, तो याद रखोगे, इनका काफी इंपॉर्टेंस है और बहुत बार ये एग्जाम में सवाल पूछा गया है। ठीक है, कि यूएन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला या यूएन की प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, पूरे विश्व में यूएन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, और दूसरा जो है वो कृष्णा नाम है। क्या नाम है दूसरे का? कृष्णा। पूरा नाम कृष्णा हठी सिंह। ठीक है, कृष्णा हठी सिंह। ठीक है, हठी सिंह। ठीक है, हठी सिंह। हठी सिंह परिवार में इनका विवाह हुआ, इसलिए क्या नाम पड़ गया इनका? कृष्णा हठी सिंह। पहले विवाह से पहले ये भी कृष्णा नेहरू रही होगी। ठीक है, तो इनका नाम अच्छे से याद रखना, विजया पंडित का। काफी बार ये एग्जाम में सवाल आया है। यूएन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? विजया लक्ष्मी पंडित। जवाहरलाल नेहरू की कौन थी? बहन थी। ठीक है, क्या यहां तक किसी कोई तकलीफ? अब इनका शिक्षा देखोगे तो इनका पूरा शिक्षा जो है वो कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ है? इंग्लैंड। स्कूली शिक्षा, कॉलेज शिक्षा और बैरिस्टर की पढ़ाई, ये तीनों चीज जो है, ये तीनों चीज कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में ये कितने वर्ष रहे? लगभग 7 वर्ष। कितने वर्ष रहे? 7 वर्ष। ठीक है, 1905 से लेकर 12 तक। इंग्लैंड में कब तक रुके हैं? 5 से लेकर 12 तक ये इंग्लैंड में रुके हैं, यानी ये लगभग 7 साल इंग्लैंड में रहे। इनकी स्कूली शिक्षा जो है वो कहां से हुई है? स्कूली शिक्षा, तो स्कूली शिक्षा वहीं इंग्लैंड से ही हुई है। नाम है हैरो स्कूल। क्या नाम है? हैरो। ठीक है, क्या नाम है? हैरो। तो स्कूली शिक्षा जो इनकी हुई है हैरो स्कूल से हुई है। ठीक है, हैरो स्कूल। क्या नाम है स्कूल का? हैरो। तो अगर पूछा जाए इनका स्कूली शिक्षा कहां से हुआ? हैरो से। कहां से हुआ? हैरो से। ठीक है, कॉलेज की शिक्षा इनको कहां से मिली? तो इन्होंने 2 कॉलेज में पढ़ा था। ठीक है, पहले जो पढ़ा इन्होंने ईटन कॉलेज। क्या नाम था? ईटन कॉलेज। ठीक है, ईटन कॉलेज। पहला कॉलेज का नाम ईटन कॉलेज। ठीक है, ईटन कॉलेज, ईटन कॉलेज। और इसके बाद इन्होंने दूसरे कॉलेज से, जहां से इन्होंने स्नातक की डिग्री ली, ठीक है, नेचुरल साइंस में, यानी प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस में इन्होंने स्नातक की पढ़ाई की, यानी ग्रेजुएशन इन्होंने किया। वो कहां से इन्होंने किया? ट्रिनिटी कॉलेज। कहां से किया? ट्रिनिटी। ठीक है, ट्रिनिटी कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का हिस्सा था। ठीक है, तो ट्रिनिटी कॉलेज। फिर से रिपीट करो, स्कूल इनका कौन सा था? हैरो स्कूल। क्या नाम था स्कूल का? हैरो स्कूल। कहाँ है ये सारे लंदन में है। शिक्षा जितना भी पढ़ते हुए सब कहाँ है? यूके में। कहाँ है? यूके। यूके लंदन यानी इंग्लैंड में है। ठीक है, सब लंदन में ही है। ठीक है, तो पहला इनका जो स्कूली शिक्षा हुआ वो हैरो स्कूल में हुआ। कहाँ से हुआ? हैरो स्कूल। उसके बाद कॉलेज, ये कितना कॉलेज गए? 2 कॉलेज। पहला कॉलेज ये कौन सा गए? ईटन कॉलेज। कौन सा कॉलेज? ईटन कॉलेज। और उसके बाद इन्होंने स्नातक की पढ़ाई कहां से की? ट्रिनिटी कॉलेज। तो याद रखोगे, इन्होंने स्नातक की पढ़ाई किस सब्जेक्ट से की है? नेचुरल साइंस। ठीक है, तो याद रखोगे, ट्रिनिटी कॉलेज से इन्होंने क्या पढ़ा? नेचुरल साइंस। ठीक है, नेचुरल साइंस। ठीक है, नेचुरल साइंस से इन्होंने क्या किया? नेचुरल साइंस से स्नातक किया। नेचुरल साइंस से क्या किया? स्नातक। तो याद रखोगे, ट्रिनिटी कॉलेज से इन्होंने नेचुरल साइंस से स्नातक की डिग्री ली, यानी ग्रेजुएशन का इन्होंने पढ़ाई किया। उसके बाद इन्होंने बैरिस्टर किया। बैरिस्टर कहां से किया? तो बैरिस्टर किया इनर टेम्पल से। ठीक है, इनर टेम्पल। कहां से किया? इनर टेम्पल। उसको लिख लेना। ठीक है, उसको सही कर लेना, इनर टेम्पल। ठीक है, इनर टेम्पल। हाँ, जहां गांधी जी किए थे, याद है ना? गांधी जी भी कहां किए थे? इनर टेम्पल लंदन। वहीं से बैरिस्टर की पढ़ाई इन्होंने भी की है। ठीक है, तो गांधी जी भी इनर टेम्पल से पढ़े थे और इन्होंने भी बैरिस्टर की पढ़ाई कहां से की? इनर टेम्पल। क्या इनका शिक्षा पूरा हुआ? फिर से रिपीट करो, इनका स्कूली शिक्षा कहां से? हैरो स्कूल। इससे एग्जाम में सवाल पूछा है। ठीक है, स्कूली शिक्षा से इनका सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, दूसरा यूनिवर्सिटी से पूछता है, किस यूनिवर्सिटी से ये पढ़ाई इन्होंने की है? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। जब ये एग्जाम में देगा तो आंसर होगा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, और यहीं का वो कहानी है कि 7 दरवाजे पर 7 कार खड़ा रहता था, इनसे रिलेटेड एक कहानी जो है वो यहीं का कहानी है। ठीक है, कॉलेज का पढ़ाई।
ठीक है, चलो वो सब पे नहीं जाएंगे, वापस आओ। तो स्कूली शिक्षा इनकी कहां से हुई? हैरो स्कूल लंदन, हैरो स्कूल लंदन। दूसरा कॉलेज का पढ़ाई, 2 कॉलेज ये गए थे। पहला कॉलेज कौन सा था? ईटन कॉलेज, पहला कॉलेज ईटन कॉलेज, और दूसरा ट्रिनिटी कॉलेज, ठीक है। और ये कॉलेज किसका हिस्सा है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का हिस्सा, ठीक है। बैरिस्टर की पढ़ाई इन्होंने कहां से की? इनर टेम्पल, कहां से की? इनर टेम्पल, इनर टेम्पल से बैरिस्टर की पढ़ाई की। क्या कोई दिक्कत? इंग्लैंड में कितने दिन रहे ये? 7 साल। कितने दिन रहे? 7 साल, 5 से लेकर 12 तक, ठीक है। तो यही इंग्लैंड में यानी यूके में ये पढ़ाई करने के लिए रुके हैं, और 5 से लेकर 12 तक ये वहां रहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? बढ़िया, आगे। अब 12 में ये भारत आ जाएंगे, और भारत आएंगे तो सबसे पहले कांग्रेस के बैठक में हिस्सा लेंगे। तो 12 में ये आते हैं और 12 में ये कांग्रेस के बैठक में हिस्सा लेते हैं। तो पहली बार कांग्रेस के बैठक में हिस्सा लेंगे कब? 1912। कब लेंगे? 12। कहां हुआ ये बैठक? बांकीपुर। कहां हुआ है? बांकीपुर। और बांकीपुर जानते हो कहां है? बिहार में, पटना के पास है, ठीक है, बिहार में। और इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? आर.एन. मधुलकर। आर.एन. मधुलकर इंपॉर्टेंट है, बिहार के हो, कम से कम इतना तो इज्जत रखो, ठीक है, कि बिहार में 2 बैठक हुए हैं। कितने बैठक हुए हैं? 2। ऐसे हो सकता है कई किताबों में तुमको 3 मिल जाए। तीसरा जो है वो रामगढ़ में हुआ है 1940 में, हम उसका चर्चा नहीं कर रहे हैं। बिहार में 2 ही बैठक हुआ है जो वर्तमान स्थिति देखोगे, 1912, 1922। 1912 की बैठक की अध्यक्षता की आर.एन. मधुलकर ने, जो कि हुआ था बांकीपुर में। 1922 में हुआ था गया में। कहां हुआ था? गया में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? सी.आर. दास, चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता की। कम से कम इतना याद रखो, ठीक है। चलो, उसके बाद पहला बैठक इन्होंने हिस्सा ले लिया। क्या राजनीति में सक्रिय रूप से भी भागीदार हैं? तो आंसर है नहीं। राजनीति में ये घुस रहे हैं, अभी ये लॉन्च हो रहे हैं, पर अभी अचानक से राजनीति में ये करेंगे क्या? क्योंकि इनका तो अभी अपना कॉलेज लाइफ खत्म करके, पढ़ाई लिखाई पूरा करके आए हैं, भले ही बड़े बाप के बेटा हैं, पर राजनीति में तुरंत क्या करेंगे? थोड़ा सा समय चाहिए, ठीक है। समय लेंगे, सीखेंगे, फिर करेंगे। तो सीखने का ये समय ले रहे हैं, अभी सिर्फ लॉन्च हो रहे हैं, यही समझ लो, लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है। 1912 में बैठक में हिस्सा ले लिया, फिर लगातार हिस्सा लेते रहेंगे के बाद से। तो गांधी जी से मुलाकात कब हुई? 1916। और यह बैठक कहां हुआ था? लखनऊ, ठीक है, लखनऊ में ये बैठक हुआ था। गांधी जी से मिलेंगे, फिर धीरे धीरे पार्टिसिपेट करेंगे। पर याद रखोगे, गांधी जी के किसी भी आंदोलन में ये आंख मूंद कर हिस्सा नहीं लेंगे। अभी तुम जस्ट देखोगे 16 के बाद 17 में चंपारण आंदोलन हुआ है ना। क्या इसमें चाहते तो डायरेक्ट आके जवाहरलाल नेहरू हिस्सा ले सकते थे? ले सकते तक नहीं, क्योंकि उस वक्त देखोगे तो बिहार के अगर 1-2 नाम छोड़ दो तो कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है। राजेंद्र प्रसाद देखोगे, ठीक है, चलो राजेंद्र प्रसाद बड़े नेताओं कैटेगरी में आएंगे, और बाकी देखोगे तो कोई उतने बड़े कोई नेता बिहार में है नहीं। तो चाहते तो वो टेक ओवर कर सकते थे। गांधी जी के साथ सबसे बड़ा नेता यहाँ कौन खड़ा है? जवाहरलाल नेहरू। हो सकता था ऐसा, पर क्या इन्होंने कोई भी भूमिका इसमें निभाया? आंसर है नहीं। कहीं नाम पड़ा चंपारण आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू का? नहीं। तो ये गांधी जी के साथ तुरंत अभी नहीं आएंगे, समय लेंगे। पहले सोच रहे होंगे कोई हमको अपना प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां से हम लॉन्च करें अपना अभियान, लेकिन वैसा इनको मिला नहीं। इसके बाद 1917 में देखोगे तो 16 में ही देखोगे तो एनी बेसेंट होम रूल लीग स्थापित करती है, और तिलक जी भी होम रूल लीग स्थापित करते हैं। तो ये तिलक जी के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि एनी बेसेंट के होम रूल लीग का ये क्या होंगे? समर्थक होंगे। तो अगर पूछा जाए क्या ये होम रूल लीग के समर्थक थे, तो आंसर है हाँ। किसका वाला पार्टी इन्होंने ज्वाइन किया था? तिलक वाला या एनी बेसेंट वाला? तो एनी बेसेंट वाला पार्टी इन्होंने ज्वाइन किया था, ठीक है। उसके बाद इनका कार्यक्रम धीरे धीरे चलता रहेगा। उसके बाद जब 19 में बड़ा घटना घटेगा, तब जाके राजनीति में क्या कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? सक्रिय रूप से। यानी अब जाके 19 के बाद ये राजनीति में सक्रिय भागीदारी में आएंगे, ठीक है। तो होम रूल लीग का समर्थन किया किसका वाला? एनी बेसेंट। किसका वाला? एनी, ठीक है, एनी बेसेंट का, ठीक है। एनी बेसेंट वाला जो होम रूल लीग था उसका, ठीक है, उसका इन्होंने समर्थन किया, ठीक है। कांग्रेस सदस्य रूप में सक्रिय राजनीति में आए कब से? 1919 में। कब से आए? 1919 में ये कांग्रेस के सदस्य बनेंगे और सक्रिय भूमिका में आ जाएंगे। जो तुम रॉलेट एक्ट वगैरह का विरोध देखोगे, वहां पर ये सक्रिय रूप से एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, अलग अलग जगह पे जाएंगे, भाषण वगैरह करेंगे, जो इनको करना था वो सब करेंगे। यानी यहां से अब ये चालू हो गए, अब लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है। और इसी के दौरान 1920 में, 1 साल के बाद ही, ठीक है, 1919 अप्रैल का तुम घटना देखोगे, जलियांवाला बाग कांड। उसके बाद लगभग 5-6 महीना तक भाषणबाजी वगैरह चलेगा, और 1920 से फिर एक नया अभियान शुरू हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? असहयोग आंदोलन। क्या बोलेंगे? असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई,
और इसमें गांधी जी का पूर्ण सहयोग कौन करेंगे? जवाहरलाल नेहरू। शुरुआती दौर में तुम देखोगे कि बहुत सारे लोग हैं जो समर्थन नहीं करते हैं, फिर धीरे धीरे समर्थन करने लगते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू भी इसमें समर्थन करेंगे, और इसी समर्थन के दौरान ही वो कुछ किसानों का नेतृत्व कर रहे थे लखनऊ वाले क्षेत्र में, और वहीं पर उनको पहली बार जेल हो गई। ठीक है, तो इनके लाइफ का ये मतलब भारत के क्रांतिकारी गतिविधि में हिस्सा लेने के लिए इनको पहला जेल हुआ। तो जेल कब हुआ इनको? 1921 में। है नोट्स में या नहीं है ना? तो पहली बार जेल गए, कब गए? 1921। ठीक है, 1921। कहाँ? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में, याद रखोगे, लखनऊ वाले क्षेत्र में कुछ किसानों का ये प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और वहीं पर इनको पहली बार जेल हुई। पूरे लाइफ में ये कुल कितनी बार जेल जाएंगे? 9 बार ये टोटल जेल जाएंगे, ये भी याद रखना। ठीक है, इसके बाद अब तो नेता बन गए ना जी, अब तो हो गए, जेल चले गए, लॉन्च हो गए, सब चीज हो गया, आंदोलन कर ही दिए, तब नेता बन गए। इसके बाद अब इनको ओरिजिनल ओहदा मिलेगा। अब ये 1923 में कांग्रेस के महासचिव बन जाएंगे। कब बन जाएंगे? 1923। तो याद रखोगे, कांग्रेस के महासचिव जवाहरलाल नेहरू कब बने? 1923 में ये कांग्रेस के महासचिव बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कई बैठकों की अध्यक्षता भी करेंगे। तो कितने बैठकों की इन्होंने अध्यक्षता की है? तो आजादी से पहले, ध्यान देना, आजादी से पहले 3 बैठक, आजादी से पहले 3 बैठक। तो याद रखोगे, कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की पहला 1929। कब किया इन्होंने? 1929। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। पहला अधिवेशन जिसमें इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की वो है 1929 का बैठक। कहां हुआ है? लाहौर में। उसके बाद दोबारा इन्होंने किया लखनऊ में, यह बैठक हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936। उसके बाद तीसरा बार इन्होंने फिर से किया फैजपुर में, जो कि हुआ था 1937 में। कब हुआ था? 1937। ठीक है, और ये जो बैठक था ये प्रथम ग्रामीण अधिवेशन था। क्या था ये? प्रथम, ठीक है, प्रथम ग्रामीण अधिवेशन, यानी गांव में होने वाला अधिवेशन। ठीक है, प्रथम गांव में, ठीक है, गांव में होने वाला, ठीक है, होने वाला। तो अगर पूछा जाए कि वह कौन सा अधिवेशन है जो पहली बार गांव में हुआ था, तो फैजपुर का अधिवेशन 1937 में, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये पहली बार किसी गांव में अधिवेशन हुआ था। बेलगांव नहीं है, याद है ना ये सबको, कि बेलगांव गांव नहीं था। ठीक है, वो सिर्फ नाम में गांव आता है, यानी जिसका नाम राजा है वो एक्चुअल में राजा नहीं है, वो गरीब है। ठीक है, तो वैसा ही बेलगांव गांव नहीं था। पहला ग्रामीण क्षेत्र में जहां अधिवेशन हुआ वो था फैजपुर 1937। तो आजादी से पहले इन्होंने कितनी बार अध्यक्षता की? 3 बार। पहला 1929, दूसरा 1936 और तीसरा 1937। क्या इतना दूर तक याद हो गया? ठीक है, लाहौर वाला जो अधिवेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुई। क्या हुई? पूर्ण स्वराज। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग अगर पूछी जाए या प्रस्ताव पूछी जाए, कब आया? कब आया? 1929। इसीलिए तुमसे पूछा जाता है कि भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किसने लाया? तो आंसर के हम लोग क्या करते हैं? जवाहरलाल नेहरू। क्या करते हैं? जवाहरलाल नेहरू। तो ये 1929 का ही कहानी है, ये याद रखोगे। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद आजादी के बाद, जब भारत आजाद हो जाएगा, उसके बाद फिर से ये अध्यक्षता करते हैं और लगातार अध्यक्ष बने रहते हैं 51 से लेकर 54 तक। कब तक? 1951 से लेकर 1954 तक ये अध्यक्ष बने रहे। क्या? ठीक है, तो अगर पूछा जाए आजादी के बाद कब से कब तक ये अध्यक्ष थे? 1951 से लेकर 54 तक ये अध्यक्ष बने रहे। उसके बाद जब भारत आजाद होगा उस समय, और जब प्रथम प्रधानमंत्री का जो अंतरिम सरकार का गठन होगा, उस समय भी प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और ये पीएम कब तक बने रहेंगे? 1964 तक ये पीएम बने रहेंगे। तो ये याद रखोगे, ये कब तक पीएम बने हैं? 1964 तक ये पीएम बने रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब इनकी मृत्यु होगी तब पीएम कौन बनेंगे? लाल बहादुर शास्त्री तुरंत पीएम बन जाएंगे, उनको कार्यवाहक भी आएगा। गुलजारीलाल नंदा, चलो कम से कम इज्जत तो रखा। ठीक है, तो पीएम पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इनकी मृत्यु पीएम पद पे रहते हुए हुई है क्या, तो आंसर है हाँ, पीएम पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अक्सर बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है और आंसर गलती करता है। तुमसे पूछा जाता है कि बताओ राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु राष्ट्रपति रहते हुए हुई थी क्या? आंसर है नहीं। क्या उनको भगा दिया गया था या इलेक्शन में नहीं जीते थे? उन्होंने पहला ऐसा कोई राष्ट्रपति होगा जिन्होंने त्याग पत्र दिया था। नहीं समझ में आया? अब हमको नहीं बनना है, हम रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो उन्होंने रिटायरमेंट लिया था खुद से। नहीं तब जब तक वो जीवित रहते तब तक उनको कोई राष्ट्रपति पद से नहीं हटाता, इतना उनका वर्चस्व था।
बिना चुनाव हुए भी वो बने रहते, चुनाव होते तो भी वही जीतते। ठीक है, दोनों ने बोला कि हम 62 में बोला कि हम अब राष्ट्रपति नहीं बनेंगे आगे, अब नए लोग बनेंगे, हम अब रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो वो राजनीति से संन्यास ले लेते हैं, तब जाके वो राष्ट्रपति पद से हटते हैं। लेकिन पीएम पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। ध्यान देना, राष्ट्रपति पद पे रहते हुए राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पीएम पद पर रहते हुए। तो प्रथम पीएम जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई कौन है? वो जवाहरलाल नेहरू। किस वर्ष इनकी मृत्यु हुई? 1964 में। तो तत्काल रूप से ये तुरंत मर गए। तो मर गए हार्ट अटैक से, वैसे ही मरे थे। ठीक है, तो मरे तो पीएम पद खाली नहीं रहेगा, किसी ना किसी को कार्यवाहक बनाया जाएगा। कौन थे वो कार्यवाहक? गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद विचार तो था इंदिरा गांधी को बनाने का। ठीक है, लेकिन अब जानते हो कि इंदिरा गांधी अभी नई नई लीडर इसमें आएगी, उस समय में ज्यादा बोलती उलती भी नहीं थी, इसलिए इनको कहा जाता था गूंगी गुड़िया। ठीक है, तो इंदिरा गांधी का इच्छा तो था, लेकिन अभी लॉन्च नहीं हुई थी, राजनीति में अभी लॉन्च नहीं हुई थी। तो जो वहां पे लोग थे उन लोगों ने सजेस्ट किया किसको बनाना चाहिए? लाल बहादुर शास्त्री को। इसीलिए इसके बाद इनके बाद जो पीएम बनेंगे वो लाल बहादुर शास्त्री बन जाएंगे। वो पीएम वाले कॉलम में पॉलिटी में देखोगे वो सब। ठीक है, चलो अब इनका पूरा कहानी समाप्त हो गया, जीवन से लेकर मृत्यु तक। अभी तक किसी को कोई समस्या आया हो या समझ में नहीं आया होगा या याद नहीं हुआ हो? क्या याद हो गया पूरा इनका कहानी? अब कुछ अन्य चीज देखते हैं। उपनाम इनका जान रहे हो सब? चाचा नेहरू। ठीक है, क्या है उपनाम? चाचा नेहरू, चाचा नेहरू। ठीक है, पुस्तकें, कुछ प्रमुख पुस्तक हैं जिसका नाम याद रखोगे, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सबसे इनका चर्चित पुस्तक डिस्कवरी। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया सबसे महत्वपूर्ण, और एग्जाम में बहुत बार ये सवाल पूछा गया कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। क्या है दूसरा किताब? ग्लिम्पसेस। ठीक है, हाँ, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, हिस्ट्री। ठीक है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इस किताब के लेखक भी कौन है? जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री यानी वैश्विक इतिहास का एक झलक। ठीक है, इसके लेखक भी कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा किताब जो है वो है एन ऑटोबायोग्राफी। क्या है? एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, एन ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी। इसके लेखक भी कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो तीन प्रमुख किताब है जिसका नाम याद रखोगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और एन ऑटोबायोग्राफी। ये महत्वपूर्ण किताब है जो जिसका नाम याद रखोगे। और किताब वाले लिस्ट में फिर और भी अगर कोई किताब होगा तो वहां हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद है प्रमुख नीतियां। अब तुम जानते हो कि जवाहरलाल नेहरू को जो प्लेटफॉर्म मिला देश की आजादी के बाद और वर्तमान समय में किसी भी पीएम को मिलेगा, क्या दोनों में अंतर है या एक ही जैसा है? आंसर है धरती आसमान का अंतर है। 19-20 का अंतर नहीं है, बल्कि 19-20 लाख का अंतर है। ठीक है, उस समय में जो भारत का पोजीशन था, यानी जब देश आजाद हुआ था, और वर्तमान समय में जो पोजीशन है, काफी बदलाव आए हैं। और अगर तुमको रॉ चीज मिले, रॉ समझते हो ना, कच्चा चीज मिले, उससे अब तुम देखा होगा, तुम हमेशा पिताजी का गलती निकालते रहते हो, तुम हम सब करते हैं ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए था, घर ऐसे वाला बनाते तो ज्यादा बढ़िया होता। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्यों ऐसा है? क्योंकि अब वो बन चुका है और अब हमको उसमें बारीकी नजर आ रहा है। पर जब खाली मैदान था उस समय में, जब वो घर बना रहे होंगे बिना किसी इंजीनियर के सहायता का, तो सोचो कि कितना दिमाग लगा के दीवार खड़ा किए होंगे, है कि नहीं है? अभी दीवार खड़ा हो गया तो हमको ऐसा लगता है कि ये वाला पोजीशन ऐसे नहीं होता तो ज्यादा बेहतर होता, पर जब कुछ था ही नहीं तब वो कैसे किए होंगे? यही तुम्हारे देश का भी कहानी है कि जब देश आजाद हुआ तब हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम अन्य देशों के भांति एक भिखमंगे के कैटेगरी में खड़े थे। और आज जो भी पीएम बनेंगे उनको काफी चीज क्या कराया मिलेगा। ठीक है, इस तरह का बहुत ऐसे नेता है। जब देखोगे कोई आदमी पहली बार कुछ करना चाहता है तो उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है थोड़े से प्रयास के लिए। जब कोई मान लो कोई चीज तुम नया बना रहे हो उस समय में जो मेहनत होगा, और जब उसको मॉडिफाई करोगे जब मेहनत होगा, तो दोनों में मेहनत समान है क्या? आंसर है नहीं। मॉडिफिकेशन आसान है लेकिन शुरुआत में बनाना काफी डिफिकल्ट है। आज तुम देखे हो कि एरोप्लेन कितना एडवांस हो चुका है, लेकिन पहला एरोप्लेन बनाने में कितना माथापच्ची करना पड़ा था। ठीक है, तो खैर वैसे ही भारत भी था। जब ये पीएम बनेंगे काफी अलग अलग चीजों में, और शायद अगर पूछोगे तो इनका योगदान शंका लायक नहीं है। नहीं तब दूसरा अगर कोई पीएम बनता उस समय में, जो धार्मिक लीडर हैं इस तरह के अगर कोई भी लोग उस वक्त पीएम बनते, तो शायद आज भारत का हालत भी पाकिस्तान के जैसा ही होता। क्योंकि देश के उद्धार के लिए धार्मिक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, उसको थोड़ा सा अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए,
दूसरे लोगों का जो ज्ञान है उसको वैल्यू करने आना चाहिए। अगर कोई इंजीनियर है तो उसका सहायता लेना चाहिए इंजीनियर वाले फील्ड में। अगर कोई साइंस का साइंटिस्ट है तो उसका सहायता लेना चाहिए साइंस वाली चीज में, ठीक है। हर चीज में आई एम द बेस्ट ये कहानी नहीं चलता है, ठीक है। और इनका ये योगदान था, इनके समय जो कुछ लोग थे उनका इन्होंने सहायता लिया। देखोगे अंतरिक्ष के युग की शुरुआत, शायद अगर राम मंदिर हम उस समय में बना लिए होते तो शायद अंतरिक्ष युग की जरूरत हमें पड़ती ही नहीं, क्योंकि हम लोग सीधा वहीं से देख लेते। जैसे आज पाकिस्तान अपने झंडा पर चांद रख के चलता है तो उसको चांद पे जाने की आवश्यकता नहीं होती है, वैसे हम लोग भी कुछ कर लिए होते, ठीक है। ये सब की आवश्यकता हमें नहीं थी, उस समय हमको टेक्नोलॉजी की आवश्यकता थी। और इनका पूरा पूरा ध्यान जो था इन सारी चीजों पर था। पहली बार जब ये पीएम बनेंगे और देश आजाद हो जाएगा पूरी तरीके से, इनका लक्ष्य होगा कि हम कैसे अपना गतिविधि को स्टेबल करें। और पहला फोकस इनका होगा, जो गांधी जी का भी विचार था, कि सबसे पहले किसानों को देखो, ठीक है, सबसे पहले खेती करने वाले लोगों को देखो। तो इसको देखने के लिए ये सबसे पहले क्या करेंगे, नहर व्यवस्था की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तुम देखा तो भारत में पहला परियोजना जो है वह है 1948 का दामोदर घाटी परियोजना, जो कि टेनेंसी घाटी परियोजना पर आधारित है। समझ रहे हो, ये हर चीज सीख रहे हैं एक दूसरे से, जो बहुत अच्छा चीज है। तुमसे बेहतर कोई है तो उसको मानो और उससे सीखो, ठीक है। तो इन्होंने पहला जो नहर परियोजना बनाया वो टेनेंसी घाटी परियोजना, जो कि अमेरिका का है, उसको देखकर इन्होंने सीखा और यहाँ पे बनाया और सक्सेसफुल भी रहा। क्या हर्ज है इसमें सीखने में, ठीक है। हम बनाएंगे तो मेरा ही तरह का अलग होगा, ऐसा सोच नहीं होना चाहिए। और उस तरह का सोच देखोगे, उसको लॉन्च करने के लिए कैसे हम क्रमिक रूप से अपना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, इसके लिए इन्होंने पंचवर्षीय योजना शुरू किया। क्या शुरू किया? पंचवर्षीय योजना। अब पंचवर्षीय योजना का विचार जो हम लोगों ने लिया है वो रूस से लिया है। कहां से लिया है? रूस से। तो इन्होंने लिया ना, इन्होंने लिया, ऐसा नहीं हम जो कर रहे हैं वही सही होगा। इन्होंने दूसरों का देखा, जो इनको अच्छा लगा वो कॉपी करके इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया। तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की और तुम देखा कि अलग अलग चरणों में ये अलग अलग चीज पर ध्यान देंगे। तो पहला पंचवर्षीय योजना जो होगा वो कृषि आधारित होगा, कि कृषि को हम कैसे स्टेबल करें। दूसरा जो होगा वो औद्योगिकरण होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि इंतजार किए दूसरे का, उसका तो पहलू वो शुरू से कर चुके हैं। इसके अलावे इनको ये भी एहसास था कि हमको दुनिया को अगर पकड़ कर चलना है, दुनिया के साथ चलना है, तो कुछ ऐसे फील्ड हैं जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं भगवान के भरोसे, कि ले लिए भगवान का नाम वो तो खुद ही हमको चांद पे पहुंचा देंगे, ऐसा संभव नहीं है। भगवान कुंभ में जाने वाले को तो बचा ही नहीं पा रहे हैं, इतना उनके पास फुर्सत थोड़ी ना है जी। अगर भगवान के पास सचमुच इतना फुर्सत होता तो शायद कुंभ में इस बार जितना आदमी मरा है कहीं नहीं और मरा होगा, ठीक है। ये सिर्फ कुंभ का नहीं देखो, उस कुंभ यात्रा का पूरा जर्नी देखो। तुम्हारा पप्पू क्या नाम है जी, नेता जो है जिसकी भैगनी मरी शायद, ठीक है, बच्ची, ठीक है, तो कुंभ में ही गई थी। ये एक दो एग्जांपल तुम देखते हो। अगर भगवान सचमुच उसको बचाना चाहते तो कुंभ में कोई मरता क्या? तो भगवान तभी तुम्हारा मदद करेंगे जब तुम खुद का मदद करोगे, ठीक है। तो भगवान तुमको चांद पे और ये नहीं पहुंचा सकते हैं। और जवाहरलाल नेहरू इसके लिए प्रयास किए, दो फील्ड में ये पकड़ कर चले। एक था तुम्हारा न्यूक्लियर रिसर्च, क्या था? परमाणु विज्ञान, क्या था? परमाणु विज्ञान। और दूसरा था अंतरिक्ष विज्ञान। आज देखोगे और उस समय में देखोगे तो हमारे पास धरती आसमान का अंतर है, बार बार बोलते हैं। उस समय हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, उसके बावजूद वो कहां का सोचे? स्पेस में जाने का। अगर पूछा जाए कि भारत में स्पेस कार्यक्रम की शुरुआत का श्रेय किसको देना चाहिए? जवाहरलाल नेहरू का। अगर उस समय में कोई और पीएम रहते तो इतना दूर तक सोचते ही नहीं हमको स्पेस में रिसर्च भी करना है। और दूसरा, परमाणु विज्ञान में भी किनको श्रेय दिया जाना चाहिए? जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू के संरक्षण में ही पहली बार, अच्छा इनके पास आदमी भी था, ये दूसरे को तवज्जो भी देते थे। ऐसा नहीं है कि कोई रिसर्च कोई और किया और फोटो खिंचाने में हम चले जाएंगे। उस समय में तुम देखा होगा परमाणु विज्ञान का जो इतिहास है उसके साथ एक नाम जुड़ता है, वो है होमी जहांगीर भाभा। कौन है? होमी जहांगीर भाभा। और सिर्फ यही नहीं, उनके नाम पे प्रथम एटॉमिक रिसर्च सेंटर का भी नाम पड़ा, भाभा जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार्क। बार्क, बार्क। भारत का पहला एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसका नाम है बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये पहले इंसान है होमी जहांगीर भाभा, जो कि जवाहरलाल नेहरू इनको साथ लेंगे और इस क्षेत्र में रिसर्च करेंगे। दूसरा, जो कि अंतरिक्ष विज्ञान के जनक माने जाते हैं भारत के, कौन है वो? चितरंजन दास, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई, ठीक है। तो दूसरे इंसान है विक्रम साराभाई, जिनके मदद से ये अंतरिक्ष युग की क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। तुम भले ही इसरो का देख रहे हो, स्थापना 1969 में हुआ। इसरो का स्थापना कब हुआ? 1969 में। पर क्या अचानक से स्थापित हो गया? नहीं, उसकी शुरुआत पहले से हो चुकी थी। जब पहली बार अंतरिक्ष कार्यक्रम का वैश्विक शुरुआत हुआ 1957 में,
ठीक है, जो कि रूस ने किया अपना एक उपग्रह छोड़कर जिसका नाम था स्पुतनिक प्रथम, ठीक है, ये छोड़कर अंतरिक्ष युग का शुरुआत हुआ पूरी दुनिया में। उसी समय से जवाहरलाल नेहरू का इच्छा था कि भारत में भी इस तरह के कार्यक्रम शुरू हो, और इनके प्रयासों से ही भारत में पहली बार अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत होगी 1962 में। कब होगी? 1962 में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत होगी, और लगातार इसमें डेवलपमेंट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और फाइनली आके एक इंस्टीट्यूट स्थापित होगा जिसका नाम क्या होगा? 1969 में क्या होगा? इसरो। भले ही उस वक्त इनकी मृत्यु हो चुकी है, ये है नहीं, पर उसको कार्य करने का श्रेय अगर दोगे किसी को तो किसको दोगे? जवाहरलाल नेहरू को। उन्होंने शुरू किया, ठीक है। तो काफी अहम योगदान है इनका। एक एक करके थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या पढ़े अभी, ठीक है। तो इनका प्रमुख नीति जो है, एक है पंचवर्षीय योजना। तुम जानते हो पंचवर्षीय योजना की शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1951 से शुरू होगा, 1951 से शुरू होगा, और इसका श्रेय जाता है जवाहरलाल नेहरू को। कहां से हम लोगों ने कॉपी किया है? रूस से, ठीक है, रूस से हम लोगों ने कॉपी किया है, ठीक है, रूस से कॉपी, यानी रूस के प्रोग्राम पर आधारित है हमारा पंचवर्षीय योजना, ठीक है। उसके बाद है औद्योगिकरण। इनका सबसे बड़ा फोकस जो था, ठीक है, वो क्या था? औद्योगिकरण। इनके दिमाग में ये पहले से चला आ रहा था कि हमको अगर बड़ा बनना है तो हमको औद्योगिकरण पर ध्यान देना होगा, और इसके लिए इन्होंने दूसरा पंचवर्षीय योजना का कार्यावधि चुना था। और तुम जानते हो कि भारत में पहले बड़े उद्योग जो लगे हैं वो 3 स्टील प्लांट लगे हैं। कौन कौन सा है वो? दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ये 3 स्टील प्लांट लगे हैं। ये पढ़ाएंगे, ये सब इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे, ठीक है। इन्होंने औद्योगिकीकरण पे काफी फोकस किया, और दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 भारत के प्रमुख और सबसे बड़े स्टील प्लांट जो लगा वो लगा इन्हीं के समय में, दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान। कौन, क्या क्या नाम है उसका? दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ठीक है, ये 3 चीज। इसके बाद है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो जवाहरलाल नेहरू सिर्फ भारत को ही नहीं देख रहे थे, पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वो काफी एक्टिव थे। उन्होंने उस समय में डिसाइड किया था हमको, अब देखोगे दुनिया, जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे यहाँ पे थोड़ा बहुत बताएंगे, अभी दुनिया में युद्ध वगैरह खत्म नहीं हुआ है। जो दूसरा विश्व युद्ध देखा खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ। कई कोल्ड वार शुरू हो गए हैं रूस और अमेरिका के बीच में, ठीक है। तो इसमें काफी गुट बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? गुट। ये उसका मदद करेगा, वो उसका मदद करेगा, वो उसका मदद करेगा। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू डिसाइड करते हैं हम किसी भी गुट का हिस्सा नहीं होंगे, ठीक है, हम गुट निरपेक्ष रहेंगे। क्या रहेंगे? गुट निरपेक्ष। अंग्रेजी में होता है नॉन अलायंस मूवमेंट। क्या होता है? नॉन अलायंस मूवमेंट या नॉन एलाइड मूवमेंट, जो बोलना है बोल सकता है, ठीक है। नाम, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नाम। हिंदी में बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसका मतलब यह हुआ कि हम किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे, और यह देश की प्रगति के लिए जरूरी भी था। तुम किसी और के साथ लड़ते रहोगे तो तुम अपना प्रगति ज्यादा नहीं देख पाओगे। तो ये देश के उस समय की सिचुएशन को देखते हुए बिल्कुल सही था। और सिर्फ यही नहीं, इस समय के कई ऐसे देश थे जो इस तरह के समर्थन, मतलब इस तरह की गतिविधि में हिस्सा लेना चाहते थे। लगभग 25 ऐसे देश थे जिन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया था कि हम लोग किसी भी गुट का हिस्सा नहीं होने वाले हैं। जिसमें से प्रमुख रूप से देखोगे तो तुम 3 देश का अक्सर ऐसे नाम पढ़ते हो, ऐसे 5 देश हैं। प्रमुख कितने देश हैं? 5, जिसका नाम आता है। लेकिन इसमें से एग्जाम में ज्यादातर किससे कितने पूछे जाते हैं? 3। नेहरू, नासिर, टीटो, ठीक है। क्या नाम आता है? नेहरू, नासिर, टीटो। ये 3 आदमी हैं, जिसमें से नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, नासिर जी मिस्र के हैं। नासिर जी कहां के हैं? मिस्र के राष्ट्रपति हैं। और टीटो जो है यूगोस्लाविया का, कहां का है? यूगोस्लाविया। वर्तमान में यूगोस्लाविया जैसा कोई देश नहीं है, यूगोस्लाविया टूट चुका है, ठीक है, और कई अलग अलग देश में बढ़ चुका है। वो सर्बिया और वो सब जो देश देखते हो वो उसी का हिस्सा था, यूगोस्लाविया का ही। वर्तमान में यूगोस्लाविया नाम का कोई देश नहीं है। उस समय में जैसे यूएसएसआर था एक संघ, उसी तरह से यूगोस्लाविया भी क्या था? एक संघ था। भूमध्य रेखा से ऊपर वाले हिस्सा में देखोगे तो ये सारे देश हैं, ठीक है। वर्ल्ड मैप जब पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे, ठीक है। भूमध्य रेखा नहीं, सॉरी, भूमध्य सागर के ऊपर वाले क्षेत्र में देखोगे तो सारे देश मिल जाएंगे तुमको, ठीक है। तो उस समय में लगभग आज के देश में देखोगे तो 6 या 7 देश हैं, जिसका संघ एक तरह से बोलोगे उस समय में क्या कहलाता था? यूगोस्लाविया। तो अगर पूछा जाए क्या आज यूगोस्लाविया है क्या कोई देश? आंसर है नहीं, आज यूगोस्लाविया कोई देश नहीं है। लेकिन उस वक्त था, और उसका प्रथम उसका जो राष्ट्रपति था वो कौन था? वो था टीटो। कौन था? टीटो। तो 3 प्रमुख आदमी, भारत का नेहरू, मिस्र का नासिर और यूगोस्लाविया का टीटो,
ये 3 आदमी मिलकर, और ऐसे तो पंच प्रमुख बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पंच प्रमुख। इसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी थे और घाना के राष्ट्रपति भी थे। तो पंच प्रमुख में से 3 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, हो सकता है आने वाले समय में तुमसे और किसी का भी पूछ ले। तो टोटल देश जो है, ये नाम वाला जब पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे, टोटल देश जो इसमें शामिल है वो कितने हैं, 25। संस्थापक सदस्यों के देश कितने हैं, 25, ठीक है। और ये अभी शायद 120 के आसपास है, एक बार देख लेना, ठीक है। तो उसमें टोटल देश जो थे उस वक्त 25 थे, लेकिन इसमें से 5 प्रमुख थे। इस 5 में भी 3 अहम थे। 3 अहम का नाम सुन लिया, नेहरू, नासिर, टीटू। इसके अलावे जो 2 हैं वो था एक घाना का राष्ट्रपति और एक कहां का, इंडोनेशिया का राष्ट्रपति, ठीक है। तो घाना का जो राष्ट्रपति था उसका नाम था नक्रुमा, क्या नाम था, नक्रुमा, ठीक है। और जो इंडोनेशिया का राष्ट्रपति था उसका नाम क्या था, उसका नाम था सुकर्नो, नक्रोना और सकुर्नो। ये हम लोग अलग से टॉपिक अभी पढ़ेंगे किसी दिन, उसमें ये बता देंगे, अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जान लो, ठीक है। सुने रहोगे तो याद हो जाएगा। दूसरे दिन जब ये इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग, वहां और लिखा देंगे अच्छे से। क्या समझ में आ गया? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में भी इनका अहम रोल रहा है, ठीक है। इसके बाद है पंचशील समझौता। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखोगे तो हमारा जो चीन के साथ है वो फॉरेन पॉलिसी काफी बेहतर नहीं रहा है, या यूं कहो कि फॉरेन रिश्ता भी हमारा जो एक दूसरे के साथ रिश्ता है वो बहुत ज्यादा बेहतर नहीं रहा है। 1954 में एक समझौता होगा चीन के साथ हमारा, जिसको कहेंगे पंचशील समझौता। क्या कहेंगे, पंचशील समझौता। कब हुआ है, 1954 में। किसके बीच में, भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में। काफी अहम है, याद रखोगे। पंचशील समझौता किसने किया, नेहरू जी ने किया। किसके साथ, चीन के साथ। तो पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ, यही पूछ रहे थे, तो भारत और चीन के बीच कब हुआ, 1954। इसमें 5 मुद्दों पर चर्चा की गई थी कि हम लोग आपके क्षेत्र में हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर गोली बारूद नहीं करेंगे बॉर्डर पे। इस तरह के 5 समझौता हुए थे। आपके इंटरनल मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और इसी का असर है आज भी तुम देखो कि हम तिब्बत के बारे में कुछ नहीं बोलते। बोलते हैं क्या, तिब्बत पे कभी भी सरकार का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देखते हो कि तिब्बत आजाद है कि नहीं है, कि चीन हिस्सा नहीं होना चाहिए? हम उसको ऑफिशियली, अगर तुम देखोगे हमारा रिश्ता जो चीन के साथ, ऑफिशियली हम तिब्बत को किसका हिस्सा मानते हैं, चीन का हिस्सा। भले ही बोलने के लिए कहीं बोल दे, पर ऑन रिकॉर्ड जो ऑफिशियल होगा उसमें कहीं पे भी ये नहीं कहा जाएगा कि तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक्सेप्ट किए हैं कि हम आपके इंटरनल मैटर में दखलंदाजी नहीं करेंगे। ऐसे कई समझौते में तो 5 मुख्य बिंदु थे जिस पर पंचशील समझौता हुआ, ठीक है। तो याद रखोगे पंचशील समझौता किन दोनों देश के बीच हुआ है, भारत और चीन के बीच में। किस वर्ष हुआ, 1954 में। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? भारत रत्न इनको कब मिला, काफी इंपॉर्टेंट है भारत रत्न। तुम जानते हो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। 1954 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है, 1954 ईस्वी में। और अगले ही साल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ये उपाधि मिल जाता है, ये पद क्या बोलते हो, पुरस्कार मिल जाता है। तो 1955 में। कब मिला इनको, 1955। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब दिया गया, 1955 में, ठीक है। 1-2 और पॉइंट इसमें छूट गया, वो सब लिख लो, ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ इन्होंने कौन कौन सा संस्था बनाया, ठीक है, संस्था अगर देखोगे इनका, ठीक है, या क्या क्या इन्होंने कार्य किए उसमें से देखोगे, तो क्या इन्होंने अंतरिक्ष युग की शुरुआत की, आंसर है हाँ की। क्या इन्होंने एटॉमिक युग की शुरुआत की, तो परमाणु युग, ठीक है, परमाणु, ठीक है, परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत, परमाणु कार्यक्रम, ठीक है, कार्यक्रम, परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की इन्होंने। कब की, 1948 में। कब की, 1948 में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की। और इसी के लिए इन्होंने परमाणु कार्यक्रम आयोग का भी स्थापना हुआ था। अगर पूछा जाए कि परमाणु कार्यक्रम आयोग का स्थापना कब हुआ, बताओ। या परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना कब हुआ, 1948। हम परमाणु ऊर्जा आयोग ही लिखते हैं, ठीक है, यही लिखेंगे। तो अगर पूछ ले परमाणु कार्यक्रम तो भी यही ठीक होगा। ऐसे परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत भारत में कुछ हद तक पहले हो चुकी थी, जब ब्रिटिश भारत था तभी। लेकिन जब ये बनेंगे, मतलब भारत आजाद हो जाएगा, जब ये पीएम रहेंगे, उस समय में 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना करेंगे, परमाणु ऊर्जा आयोग, ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग। इसकी स्थापना कब होगी, 1948 में, ठीक है। होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में इसकी स्थापना होगी और यही इसके अध्यक्ष भी रहेंगे, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि सहयोगी कौन है इनके, होमी जहांगीर भाभा। सहयोगी कौन है, सहयोगी हैं होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। इन्हीं के नेतृत्व में ये होगा और अध्यक्ष भी ये बनेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर देखोगे, ठीक है, तो इनके ही नाम पर पहला एक क्या बोलते हैं उसको, संस्था बनेगा जिसका नाम होगा बार्क। क्या होगा, बार्क, ठीक है, बार्क, ठीक है।
बार्क, बार्क की स्थापना होगी 1954 में। कब होगी? 1954। बार्क का फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। इसकी स्थापना मुंबई में होगी 1954 में। ये सब और भी डिटेल से सब पढ़ेंगे कभी ना कभी, अभी सिर्फ हम नोट डाउन करवा रहे हैं ताकि इनसे संबंधित है ये पता चल जाए, ठीक है। इसके बाद अगर देखोगे तो भारत में आईटी शुरू हुआ है। आईटी देखते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो देखते हो आईटी, ये आईटी का पूरा श्रेय किसको दिया जाता है? जवाहरलाल नेहरू को। एम्स जो देख रहे हो, एम्स का श्रेय किसको दिया जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। इसके बाद देखोगे आईआईटी, ठीक है, आईआईटी, आईटी की शुरुआत भी इन्होंने ही की है। ऐसे तो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज पहले खुल गया था, लेकिन आईटी की शुरुआत 1951 में हुई। कब हुई? 1951 में, ठीक है। और उसके बाद एम्स अगर देखोगे तो एम्स की शुरुआत कब हुई? एम्स की शुरुआत, प्रथम एम्स जो स्थापित हुआ, एम्स की शुरुआत हुई 1956 में। कब हुई है? 1956। ये ईयर याद रखना, ये सब शुरू कब हुआ, ये सब का और डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी टाइम ओवर हो रहा है, इस सब का और डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना कब हुआ? 1948। किसके सहयोग से? होमी जहांगीर भाभा। बार का स्थापना कब हुआ? 1954 में। आईटी कब शुरू हुआ भारत में? आईटी का स्थापना 1951 में। एम्स की स्थापना कब हुई पहली बार? 1956 में। इसके अलावा अंतरिक्ष युग देखोगे, ठीक है, अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में। कब हुई? 1962। और इसमें सहयोगी कौन थे? विक्रम साराभाई, ठीक है, विक्रम साराभाई, ठीक है, विक्रम साराभाई। बस यहाँ एक छोटा सा पॉइंट हम लोग नोट डाउन कर लिए ताकि इससे मतलब ये जवाहरलाल नेहरू कैसे संबंधित है वो हमको पता चल जाए। क्या मोटा मोटी इनका पूरा इतिहास समझ में आ गया? जो मुख्य कार्य थे इनके समझ में आ गए? बताओ, किसी को कहीं पे कोई दिक्कत? 2 मिनट में पूरा रिवाइज कर लें पूरा। चलो, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? 14 नवंबर 1889। कहां पर? इलाहाबाद, प्रयागराज। मृत्यु कब हुआ? 1964 में, 27 मई को। समाधि का क्या कहलाया? शांतिवन। कहां? ये दिल्ली में। पिता का नाम मोतीलाल नेहरू। कहां के रहने वाले थे? कश्मीरी पंडित थे। आ गए थे यूपी, और यूपी में इन्होंने घर बनवाया। क्या नाम है उसका? आनंद भवन। माता का नाम स्वरूप रानी थुस्सू। पत्नी का नाम कमला कौल या कमला नेहरू। बेटी का नाम इंदिरा गांधी, जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनेगी। बहन का नाम विजया लक्ष्मी पंडित और कृष्णा हटी सिंह, ठीक है। इनका विवाह पंडित से होता है, इसलिए पंडित ही रह जाती हैं। लेकिन कृष्णा हटी सिंह जो बनी, ये हटी सिंह से हो गया इनका विवाह, हटी सिंह परिवार में, इसलिए ये हटी सिंह बन गई। शिक्षा इंग्लैंड में हुआ। कहां हुआ? इंग्लैंड में। कब से कब तक? 5 से लेकर 12 तक, 7 साल ये इंग्लैंड में रहे। प्राथमिक शिक्षा यानी स्कूली शिक्षा हैरी स्कूल। कॉलेज शिक्षा 2 कॉलेज से, ईटन कॉलेज और ट्रिनिटी कॉलेज। और बैरिस्टर की पढ़ाई इनर टेम्पल कॉलेज, ठीक है। चलो, पहली बार जब लौटेंगे तो कांग्रेस का बैठक होगा, उसमें हिस्सा लेंगे। कहां? 1912 बांकीपुर, बिहार। गांधी से मुलाकात 1916 लखनऊ। होम रूल का समर्थन, एनी बेसेंट वाला होम रूल का समर्थन। कांग्रेस सदस्य के रूप में सक्रिय राजनीति 1919 से। कब से? 1919 से। पहला जेल इनको कब होगा? 1921। कहां आंदोलन करते हुए पकड़े गए? लखनऊ में। ये सवाल आया है एग्जाम में कि कहां आंदोलन करते हुए ये पकड़े गए, जहां पे इनको पहली बार जेल हुई, तो लखनऊ में। कुल कितने बार ये जेल गए हैं? 9 बार। कांग्रेस के महासचिव कब बने? 1923 में। कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने ब्रिटिश भारत में कितने बार? 3 बार। 29, 36, 37। 29 का लाहौर में, 36 का लखनऊ में और 37 का फैजपुर में। और फैजपुर का अधिवेशन पहला ग्रामीण अधिवेशन था, ठीक है। आजादी के बाद ये अध्यक्ष कब से कब तक बने रहे? 51 से 54। भारत के प्रथम पीएम बनेंगे 1940 के कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर जब संविधान सभा का गठन होगा। उसी के साथ ही अंतरिम सरकार का भी गठन होगा, और अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? जवाहरलाल नेहरू। आजादी के बाद भी प्रधानमंत्री कौन रहेंगे? जवाहरलाल नेहरू। कब तक रहेंगे? 1964 में। उपनाम इनको क्या मिला है? चाचा नेहरू। पुस्तकें 3 प्रमुख पुस्तक जिनका याद रखना है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और एन ऑटोबायोग्राफी। प्रमुख नीतियां जो इनकी है, यानी ये काम जो किए हैं, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत इन्होंने की 1951 में रूस से कॉपी करके। औद्योगिकरण पे इनका काफी फोकस था। बताया कि दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है पूरी तरह से औद्योगिकरण के लिए था। बड़े उद्योग लगाए गए, और मुख्य रूप से 3 उद्योग जाने जाते हैं, वह है राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई, ठीक है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखोगे तो ये उस वक्त तटस्थ रहने का प्रयास किए, किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बने, और इसको लेकर एक संस्था बना जिसके ये संस्थापक सदस्य थे। इसका नाम क्या है? नाम। अच्छा, अगर इसकी स्थापना पूछी जाए कब हुई तो 1961 में। कहां हुई? 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। पंचशील समझौता इन्होंने चाइना के साथ किया। किसके साथ? चाइना के साथ। कब हुआ ये? 1954 में। भारत रत्न इनको कब मिला? 1955 में। अगर कुछ संस्था देखोगे जो इनसे संबंधित है, तो 1948 में ये परमाणु युग की शुरुआत करेंगे, और इसके लिए ये परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना करेंगे। किसके नियंत्रण में? होमी जहांगीर भाभा के नियंत्रण में। होमी जहांगीर भाभा के नाम पे बार्क बनेगा। कब बनेगा? 54 बनेगा। आईटी की शुरुआत इन्होंने कब की? 51 में। एम्स की शुरुआत कब की? 56 में। अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब करेंगे? 62 में। किसके मदद से? विक्रम साराभाई की मदद से। क्या यहां तक किसी को कोई तकलीफ? बोलो। चलो।